हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। तो पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था और ख़त्म भी कर दिया था सेकंड लेक्चर में। आज हमारा जो चैप्टर है सेकंड, दैट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की क्या फीचर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेट्स टेक इट। प्रिंसिपल्स, सबसे पहले प्रिंसिपल्स क्या होती हैं? आपकी गाइडलाइंस। क्या होती हैं बच्चों? गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों? आपकी गाइडलाइंस। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है जो क्या प्रोवाइड कर रही है? आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है बच्चों। सेकंड आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अभी बताया था। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? गाइडलाइंस होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें यह बताता है कि जिस मैनेजर को अगर प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो क्या डिसीजंस लेता है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ ब्रॉड एंड अ फंडामेंटल ट्रूथ, जो क्या इस्टेब्लिश करता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करता है? बनाता है। क्या है ये? हमारी गाइडलाइंस हैं। किस तरीके से काम करना है, मैनेजर क्या डिसीजंस लेगा, है ना, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या वो काम करेगा, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम इसकी हेल्प से मैनेजर क्या कर सकता है? प्रिडिक्ट भी कर सकता है। क्या प्रिडिक्ट करेगा कि भाई आने वाले टाइम पे क्या रिजल्ट्स रहेंगे, उस चीज को वो क्या करेगा? प्रिडिक्ट करेगा। देखो बच्चों, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सेम, एज इट इज, जो चीज सेम होती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, बट सिचुएशन वाइज वो क्या रहेगा? चेंज रहेगा। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे? नेचर्स, मतलब इसके फीचर्स, मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसमें पहली आपकी यूनिवर्सलिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह लगता है, जो हर जगह। इसका दूसरा वर्ड क्या था बच्चों? परवेसिव। क्या था? परवेसिव। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है, एप्लीकेबल होते हैं सारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो लार्ज है ना। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज पे भी क्या होता है? यूज होता है। अप्लाई करने का तरीका अलग है, बट क्या रहेगा? यूनिवर्सल रहेगा। आप स्कूल्स जाते हो, है ना, अपने घर की बात कर लेते हैं, हर जगह क्या होती है? मैनेजमेंट होती है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट क्या होती है? हर जगह अप्लाई होती है। तो नेचर, जो प्रिंसिपल्स के जो नेचर्स हैं, उसका जो हमारा पहला फीचर था यूनिवर्सलिटी, ये भी हर जगह अप्लाई होंगे। ठीक है। आगे आता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, भाई जो काम करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हैं, चाहे वो मिडिल लेवल के हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हैं, कर तो एक ह्यूमन ही रहे ना। कौन कर रहा है? एक ह्यूमन कर रहा है। तो प्रिंसिपल्स जो है हमारे मैनेजमेंट के, किसके साथ डील करते हैं? हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ। मान लो कि अगर हम कोई प्रिंसिपल ले भी आते हैं, तो भाई वो प्रिंसिपल का इफेक्ट उस किस पे पड़ेगा? ह्यूमन बिहेवियर पे पड़ेगा, उस पर्सन पे पड़ेगा, है ना। उसकी क्या गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरीके से काम करेगा एक पर्सन, वो सब हमें कौन बताते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अप्लाई कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू बच्चों सिचुएशन। ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनामिक का मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है चेंज। क्या होता है बच्चों? डायनामिक का मतलब होता है चेंज। देखो, जो प्रिंसिपल्स हैं हर जगह लगेंगे, बट उनका अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा? एज पर सिचुएशन रहेगा। वो डिपेंड करता है किस पे? सिचुएशन पे। डिपेंड करता है किस पे? अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या आता है?
कोई चेंज आता है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा डायनेमिक है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आएगा तो हमें अपनी प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हमें अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ेगा। ये बात याद रखना बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं मेरे बिजनेस स्टडीज में ग्रेट जीनियसिस प्लेटफॉर्म से पढ़कर मेरे 100 मार्क्स आए। क्या है? 100। ये आपका इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट। कॉज क्या रहा? कारण क्या रहा आपका? आपने ग्रेट जीनियसिस की ऑनलाइन क्लासेस को देखा, समझा और अप्लाई किया अपनी एग्जामिनेशंस में। दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों? हाँ, यूज हम कैसे करेंगे ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये डिफरेंट सिचुएशंस में ही अप्लाई होते हैं। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है। आगे देखना, क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चों देखो, कोई भी प्रिंसिपल्स बनते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई चीज किसी की एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं। देखो, एक पर्सन है, एक मैनेजमेंट में काम कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना। वो बिहेव क्या करेगा? अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आज वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, कल वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। मान लो कपल को डिस्कशन करते हैं, अभी 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ऐसा टॉपिक उठा लेंगे जिससे आप मेरे विरुद्ध हो सकते हो या मैं आपको गुस्सा कर लूंगा। तो ये सब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बनते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन, वो प्रैक्टिस पे बनते हैं, है ना। क्या नॉलेज है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च करते हैं, तब जाके एक प्रिंसिपल तैयार होता है। किस पे अप्लाई किया जाएगा? जो हमारी डिफरेंट मैनेजरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई 10 या 15 मिनट हम बाद हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर लेते कि भाई तुम क्या करते, मेरे पे गुस्सा हो जाते। मतलब क्या है? सिचुएशन चेंज होगी, प्रॉब्लम्स बन रही हैं। प्रॉब्लम्स बनेगी तो भाई कौन सोल्यूशन निकालेगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे। डोंट वरी, ऐसे कोई हम बात नहीं करने वाले, हम स्टडी पे ही ध्यान रखेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशंस पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिपेंड होना। क्या होना बच्चों? डिपेंड होना। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं किस पे डिपेंड है? हमारी सिचुएशन पे डिपेंड है ना। अगर सिचुएशन चेंज तो हमारे प्रिंसिपल्स भी चेंज। तो ये क्या है? एक कंटीजेंट है। एक करंट सिचुएशंस की बात करते हैं, एक टाइम की बात करते हैं, तब जाके एक प्रिंसिपल्स क्या किए जाते हैं? अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स, हम इंपॉर्टेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस को हम क्या कहते हैं? एक और वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंस कहते हैं। ये बात याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट था हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। देखो, इंसाइट इनटू रियलिटी, जो मैनेजर है, देखो अब ये डायग्राम से भी देख सकते हो कि मान लो कि एक मैनेजर है, वो पहले से ही विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स, वो पहले से ही रियलिटी को देख रहा है। अगर मैं ये प्रिंसिपल चेंज कर देता हूं, अगर मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर देता हूं, पॉलिसी चेंज करोगे भी तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ही चेंज करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चलोगे। तो भाई रियलिटी क्या रहेगी, है ना। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजर पहले ही सोच लेता है कि अगर मैं अपनी पॉलिसीज अपनी प्रिंसिपल्स में चेंज करता हूं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे। दैट्स द प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये देखिए, ये रियलिटी मतलब ये पहले से ही देख रहा है कि भाई आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। अगर मैं ये प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं तो आने वाले टाइम पे क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ऑप्टिमम का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बच्चों आपको बताया था। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या था? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। यही बताया था। मिनिमाइजेशन किसकी? कॉस्ट की। आउटपुट की क्या रहेगी बच्चों?
मैक्सिमाइजेशन रहेगी, आपको नो वेस्टेज, आपको वेस्टेज नहीं करनी है। ये देखिए, ये डायग्राम भी आपको यही कह रहा है कि भाई अगर आप रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना चाहते हो तो भाई सही से इसको क्या किया जाए, यहां पे अप्लाई करें। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। देखो जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं सब के सब साइंटिफिक डिसीजंस पे बने हैं, है ना। इस पे ऑब्जर्वेशंस हुई हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं बच्चों आपके, ये किसके बेसिस पे बने हैं, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, आपकी रिसर्च के बेसिस पे एक प्रिंसिपल तैयार किया जाता है। आप पहले से ही देख रहे हो भाई साइंटिफिक तरीके से आप क्या कर रहे हो, डिसीजंस लेते हैं जिसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स आपके तैयार होते हैं, जो क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, आप उन्हें मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट रहेंगे, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं रहेगी। बायसनेस का मतलब, बायसनेस कह लो, बायसनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी तरह से हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमने पहले भी बात की बच्चों, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हमारे प्रिंसिपल्स चेंज। और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारी गाइडलाइंस चेंज, हमारे डायरेक्शंस चेंज, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोसाइटी क्या करती है हमारे लिए, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, सोसाइटी हेल्प कर रही है, तो हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, दैट इज अवर ड्यूटी टू मेंटेन आवर सोसाइटी एंड फॉर द सोशल वेलफेयर। जैसे वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट है, इंटीग्रिटी है, पार्टनरशिप है, चैरिटी है, ये सब के सब क्या हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो हैं, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स का यूज कर सकते हो। कौन कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज किया जाए और क्वालिटी ऑफ वर्क दिया जाए। क्वालिटी ऑफ वर्क का मतलब क्या है, इसमें प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, प्रोडक्ट की बात करते हैं, और हम इंप्लॉइज की बात करते हैं कि भाई अच्छे हमारे पास इंप्लॉइज हो, अच्छे तरीके से काम करें, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो, सोसाइटी का बढ़े, इंप्रूव हो। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एक जो मैनेजर है ना, उसे हम क्या करेंगे, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो एजुकेशनल होगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च हम प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं। तो भाई ये एक मैनेजर की क्या करता है, नॉलेज को बढ़ाता है, जिससे मैनेजर आने वाले टाइम पे ऑब्जेक्टिव जो लेना चाहता है वो और क्वालिटी इंप्रूव करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, महान हमारे पर्सन हेनरी फ्योल, जिनका बहुत बड़ा योगदान है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, है ना। इन्होंने बच्चों 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे बच्चों, याद रखना, पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई किसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, हेनरी फ्योल ने। किसने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल ने दिए थे, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एक वर्ड याद रखना, जर्नल थ्योरी। जो जर्नल थ्योरी का कंसेप्ट है बच्चों, जो जर्नल थ्योरी का कंसेप्ट है, याद रखना है, ये किसके बेसिस पे है, हेनरी फ्योल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जर्नल थ्योरी। ये बातें याद रखना, पेपर में केस स्टडी यहां से उठेगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ये किस पर्सन का, है ना। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक और भी वो आने वाले हमारे क्या कहते हैं, फादर आने वाले हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के आएंगे, बट फिलहाल अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, ये हर लेवल पे अप्लाई होता है। हेनरी फ्योल ने यह कहा था कि भाई जो हमने प्रिंसिपल्स दिए हैं ये हर लेवल पे यूनिवर्सल होगा, हर लेवल पे काम करेगा, हर सिचुएशन पे काम करेगा। ठीक है बच्चों, आपको एक ये बात ये भी रखनी है कि भाई पहले ये कोल माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करते थे। जो मैंने वर्ड्स आपको हाईलाइट किए हैं इनको ज्यादा ध्यान रखना। आज भी
इनकी जो पॉलिसीज हैं, मतलब इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज नहीं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसे भी आज भी माना जाता है। एक ये वर्ड याद रखना बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये बात याद रखना, जो जो चीजें मैंने बच्चों आपको हाईलाइट की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी कहोगे कि सर वाकई पेपर में ये जो कीवर्ड्स हैं यही हमें देखने को मिले। इनकी एक बुक थी 1916 में जिनका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज एट जर्नल। ये बात भी याद रखने हैं। कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। कितने बच्चों? 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। प्लीज एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए। हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जर्नल थ्योरी हर लेवल पे अप्लाई होता है, इंजीनियर से कोल माइनिंग कंपनी में, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी लिखा आता है अगर पेपर में, तो समझ जाना हेनरी फ्योल के बारे में ही लिखना है। और 14 प्रिंसिपल, ये लो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। इनके 14 प्रिंसिपल्स अभी मैंने बताए, कौन कौन से थे एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। भाई ये प्रिंसिपल तो ये कहता है कि पूरे काम को क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ये देखो, एक पर्सन, अब जो काम था आगे उसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब एक काम को हिस्सों में जब आप डिवाइड कर दोगे तो भाई उससे हम क्या कहते हैं, उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। बट जो आप काम दोगे ना, जब आप काम दोगे एज पर उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी एजुकेशन के बेसिस पे उसे वो काम दिया जाएगा। ऐसे हम काम नहीं देंगे। मतलब एक काम को जब वो बारी बारी परफॉर्म करेगा, एक पर्सन जब एक ही काम को बारी बारी परफॉर्म करेगा तो उसमें वो क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा। दैट इज अ स्पेशलाइजेशन, उसको क्या मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर डिवीजन ऑफ वर्क रहेगा तो उसे क्या रहेगा, प्रोड्यूस क्या करेंगे हम, मोर एंड बेटर वर्क। उसी एफर्ट से काम कर रहे हैं बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन लेके आ रहे हैं। दैट इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। अप्लाई हर जगह होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही काम पे अप्लाई होगा, हर लेवल पे सारे वर्क्स पे क्या होता है, ये अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, जिस तरह एक बैंक में काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कलेक्शन, पेमेंट ऑफ कैश। देखो कलेक्शन और पेमेंट ऑफ कैश एक पर्सन करता है, चेकबुक इशू दूसरा पर्सन करेगा। काम क्या है, डिवाइड है ना। ये सब क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब मैंने लास्ट क्लास ही बच्चे आपको बताया था। अथॉरिटी का मतलब क्या, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी बनती है काम को पूरा करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है, आपके पास पावर है। मान लो कि एक पर्सन है, चलो ये पर्सन बने हुआ है ना, ये मैनेजर है। देखो ये हमारे मैनेजर्स हैं, ये हमारे सबऑर्डिनेट हैं। मैनेजर ने क्या किया, सबऑर्डिनेट को काम दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, काम दे दिया। क्या दिया है, एक वर्क दिया है ना। उसने इसको क्या क्या दे दिया, अथॉरिटी भी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। क्या दे दी बच्चों, अथॉरिटी भी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। तो ये जो पर्सन है सबऑर्डिनेट, अगर मैनेजर ने एक पर्सन को काम दिया है तो जवाब भी कौन देगा, वही पर्सन देगा ना। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, जवाब देना, आंसर करना। कहने का मतलब जो आपने काम किया है हमें बताया जाए कि आपने कितना काम किया है, तो वही पर्सन करेगा ना जिसको आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। दोनों का होना क्या है बच्चों, जरूरी है, दोनों होनी चाहिए। याद रखना, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में क्या रहे, बैलेंस रहे। क्या रहे बच्चों, बैलेंस रहे। अगर अथॉरिटी नहीं है, अगर अथॉरिटी नहीं है, मान लो कि एक पर्सन था, जैसे इसको काम दिया गया, इसको अथॉरिटी नहीं दी गई, तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भाई तेरे को क्या लेने हैं, ये तेरे को काम करना है, भाई वो काम तो कर देगा
बट वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, फ्रीडमली होके वो काम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब वो क्या रहेगा, इररिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इररिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो क्या रहेगा, इनइफेक्टिव रहेगा। तो काम का होना, अगर आप किसी पर्सन को देते हो तो उसको अथॉरिटी भी दो और उसको बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, तभी वो सही ढंग से काम कर पाएगा, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगा, है ना, अधूरा रह जाएगा काम। जैसे इफ अ फॉरमैन इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, एक पर्सन को काम दे दिया कि आपको एक दिन में 50 यूनिट बनाने हैं, ठीक है भाई। अब 50 यूनिट बनाने हैं तो उसको क्या चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अथॉरिटी चाहिए कि भाई मेरे को क्या दे दी जाए, मेरे को एक तरह से फ्रीडम दे दी जाए, थोड़ी सी पावर लेने में थोड़ी फ्रीडम दे दी जाए कि भाई अगर जब मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा मैं स्टोर से ले सकूं, तभी वो 50 यूनिट्स अचीव कर पाएगा, अदरवाइज 50 यूनिट्स अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 50 यूनिट्स बनाने की। अथॉरिटी क्या होगी, भाई जब भी मुझे सामान चाहिए मैं उसे ले सकूं, ऐसे मुझे पावर दे दी जाए, तभी वो एक दिन में 50 यूनिट क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। थर्ड आता है बच्चों डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन का मतलब कि आप स्कूल जाते हो, वहां पे डिसिप्लिन होते हैं, है ना, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। किसके लिए, इंप्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे। अगर हमारा सुपरवाइजर अच्छा है, क्या है, अगर सुपरवाइजर अच्छा है तो भाई मैनेजमेंट का जो काम होगा वो भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। एक ओबीडेंस है, फॉलो करने पड़ेंगे जो रूल्स जो रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड किए गए ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छी सुपरविजन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक मैनेजमेंट में, है ना। क्या रूल्स हैं पहले से बता दिए जाएं कि भाई आपको ये काम करने हैं, ये हमारे यहाँ के रूल्स हैं। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप क्या हो, डिसिप्लिन बना के रख रहे हो, है ना। जैसे एग्जांपल दे रखे बच्चों हमने, इंप्लॉइज मस्ट बी डिसिप्लिन टू वर्क इफेक्टिवली। भाई वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था एफिशिएंट और इफेक्टिव का। जल्दी बताओ क्या था बच्चों, एफिशिएंट और इफेक्टिव। टी से टाइम, टाइम पे काम करना है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, रिसोर्सेज को सही तरीके से आपने क्या करना है, यूज करना है, तो आपको बोनस भी दिया जा सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। आप अच्छे तरीके से काम करेंगे अगर आप डिसिप्लिन बना के रखते हैं तो। यूनिटी ऑफ कमांड, देखो भाई बच्चों इसमें क्या है, एक सुपीरियर, देखो ये सही है और ये गलत है, एक सुपीरियर ही होना चाहिए जो आगे काम सबऑर्डिनेट्स को दे, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास दो सुपीरियर्स हैं और आप क्या कर रहे हो, ये इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, भाई कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। सुपीरियर एक हो, एक ही सुनेगा, वो सारों की नहीं सुन सकता। अगर मैं कहूं कि भाई एक परचेज मैनेजर है, वो कहता है एक अपने एम्प्लॉयज को कि तू ये चीज परचेज कर ले, ये चीज परचेज कर ले, ये तो पॉसिबल है। बट अगर बीच में प्रोडक्शन मैनेजर भी आ जाता है, अगर बीच में प्रोडक्शन मैनेजर भी आ गया तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसी को ही काम दिया जा रहा है, ये लो, ये इसको दिया जा रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्या है, गलत है बच्चों। ये सही है, एक ही सुपीरियर होना चाहिए, दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। जो वो ऑर्डर रिसीव करेगा वो सिर्फ एक ही पर्सन से करेगा और अकाउंटेबल भी उसी को होगा, उसी सुपीरियर को होगा जिसने काम उसको दिया है ना। काफी सारे पर्सन नहीं होने चाहिए एक ही टाइम पे। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जैसे ये फोटो भी आपको बता रही है, डिपिक्ट कर रही है कि भाई एक ही पर्सन होना चाहिए काम देने वाला, ठीक है। अगर वो दो से ज्यादा सुपीरियर से काम लेगा, है ना, अगर दो से ज्यादा सुपीरियर्स को काम देंगे तो भाई वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, मान लीजिए कि एक ना सेल पर्सन है, उसको अलाउ कर दिया कि भाई आप 12% का डिस्काउंट दे दो मार्केट में एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। एक मैनेजर ने तो कह दिया, एक मैनेजर ने कह दिया कि आप 12% का डिस्काउंट कह दो, दूसरा कहता है कि आप 6% का डिस्काउंट दे दो। अब दोनों की कैसे सुन लोगे, सुन तो लोगे बट अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई सिर्फ एक ही करनी पड़ेगी, कोई भी करोगे एक ही अप्लाई करोगे।
तो हमेशा आपका एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ये डायग्राम याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपको एक वर्ड याद रखना है, वन हेड वन प्लान। भाई प्लान भी एक होना चाहिए और हेड भी एक होना चाहिए। आपको प्लान क्या चाहिए? एक ही चाहिए, एक प्लान एक हेड, सॉरी हेड, हेड भी एक हो और प्लान भी एक हो। आपके काफी सारे प्लान्स नहीं होने चाहिए। जो डायरेक्शंस आपको मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है आप उसी हिसाब से चलें, एक ही डायरेक्शन पे एक ही प्लान के हिसाब से चलें। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से आप प्लान जरूर चेंज करेंगे, बट आप काफी सारे प्लान्स नहीं रखोगे, आप सिर्फ एक को ही इंप्लीमेंट करोगे, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। यह वर्ड आप याद रखना, वन हेड वन प्लान किसका है बच्चों? डायरेक्शन का है। प्लीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इन पे। देखो इसमें एग्जांपल भी दिया है। मान लीजिए कि 4 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का काम है अलग अलग तरीके से करना, है ना। और हर का काम क्या होगा? ईच डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि भाई मेरे पास एक सुपीरियर होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज मैनेजर होगा, सेल डिपार्टमेंट है तो सेल मैनेजर होगा, है ना। अगर उसी में 2-3 मैनेजर हो गए और प्लान भी काफी सारे हो गए ना भाई। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको यह कहता है वन हेड वन प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड आपको यह कहता था कि आपका एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था? वन बॉस, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। इसमें हेड भी एक हो, सुपीरियर भी एक हो और प्लान एक हो। प्लान पे आपने मेन फोकस रखना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। देखो डिफरेंस देखो बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सिर्फ किससे लेगा? सबऑर्डिनेट से ऑर्डर रिसीव करेगा। अगर कोई वर्कर है तो सबऑर्डिनेट से ऑर्डर रिसीव करेगा। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बताया जाए तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देगा। एक ही पर्सन होना चाहिए, है ना। इसके अंदर क्या है? हेड भी एक, पर्सन भी एक और प्लान भी क्या रहेगा बच्चों? वन प्लान की बात की जा रही है, एक ही प्लान पे फोकस रखना है ना। यूनिटी ऑफ कमांड में जब आपका पर्सन एक होगा, सुपीरियर एक ही सुपीरियर है, काम दे रहा है, तो भाई आपकी किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं होगी। फंक्शनिंग किसकी है? पर्सनल। मतलब पर्सनल का मतलब इंप्लॉइज। क्या होता है बच्चों? आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड जो है ये इंप्लॉइज को रिलेट करता है। इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और मिलजुल के काम करोगे। हार्मनी का मतलब मिलजुल के काम करना, किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी यूनिटी ऑफ कमांड में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही प्लान होना चाहिए। जब एक ही प्लान होगा, डायरेक्ट एफर्ट्स टू ऑल एम्प्लॉइज, सब एम्प्लॉइज को कह दिया जाएगा कि आपकी ये डायरेक्शन है, आपको इस तरीके से काम करना है, यही हमारा प्लान है, तो सारे उसी हिसाब से काम करेंगे। फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है बच्चों? यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन, ये कीवर्ड्स हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट जो आ रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। और डुप्लीकेशन का काम नहीं हो पाएगा। जब हमारा प्लान ही एक होगा तो डुप्लीकेशन होने का पॉसिबल ही नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस भी क्लियर होगा और यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में पता भी लग गया होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट मतलब पर्सनल इंटरेस्ट बाद में, पहले किसका इंटरेस्ट? किसका इंटरेस्ट भाई? जर्नल। जर्नल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले होगा, हमारा बाद में होगा। चाहे हमें नुकसान चाहे हो जाए चाहे ना हो जाए, किसको? पर्सनल इंडिविजुअल। पर्सन मतलब इंडिविजुअल को उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों चाहे ना पूरे हों, बट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होना जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे तो आपके भी ऑब्जेक्टिव्स मतलब इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या रहेंगे? पूरे रहेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये इंडिविजुअल अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोचोगे तो काम नहीं कर पाओगे बच्चों। आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे तभी तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। रेमुनरेशन, क्या वर्ड आ रहा है? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी होगी आपकी, है ना। अगर कोई पर्सन काम करे तो उसे क्या दिया जाएगा? डॉलर दिए जाएंगे भाई, पाउंड दिए जाएंगे। हमारी तो करेंसी है, हमें तो इससे प्यार है, रुपीज से, है ना। दैट्स अवर करेंसी। अगर रेमुनरेशन अगर आपकी कम है, मतलब अंडर में है, अंडर वेजेस चल रही है, अंडर रेमुनरेट कह सकते हो आप। अगर अंडर रेमुनरेट है तो क्या होगा बच्चों? वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आपको सेटिस्फाई करना है,
अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी, मतलब एज पर अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्सपीरियंस, है ना। एजुकेशन, मैं ये नहीं कहता कि बढ़ा चढ़ा के सैलरी दे दो, ऐसा कुछ नहीं, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको रेम्युनरेशन देनी चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई फील कर सके, है ना। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव होगी, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब अपने हाथ में पावर रखना, एक पर्सन के हाथ में पावर है, ये देखो बच्चों डायग्राम, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या, एक पर्सन के पास पावर है डिसीजंस लेने का, दूसरे पर्सन ने क्या किया कि भाई पावर को क्या कर दिया, बांट दिया, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटल्स हेड्स में बांट दिया, परचेज मैनेजर को भी दे दिया, सेल मैनेजर को भी दे दिया, फाइनेंस मैनेजर को भी दे दिया, इन सबको क्या कर दिया, पावर को बांट दिया। बट सेंट्रलाइजेशन में पावर एक ही बंदे के हाथ में है ना, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे वो मिडिल लेवल हो, वो बात की बात है, बट एक ही पर्सन के पास क्या रहेगी, पावर रहेगी डिसीजंस लेने की, है ना। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, सारे लेवल्स पे आपने क्या कर दी, अपनी अथॉरिटी को बांट दिया, तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, जो डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉई, सबऑर्डिनेट्स की क्या एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर हम सेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो भाई लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा, है ना बच्चों। अगर हम सेंट्रलाइजेशन पे डिपेंड रहेंगे तो वो अपने हिसाब से चलेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन पे डिपेंड हो जाएंगे तो भाई सेंट्रलाइजेशन कहेगा मेरी क्या वैल्यू रही, है ना। तो ये सब क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। क्लियर है बच्चों। हाँ, इसमें एक चीज आ सकती है कि अगर आपको सेंट्रलाइज करना है, अगर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट मतलब वो सेंट्रलाइज कर दो, वो क्या कर दो, सेंट्रलाइज। अगर आपको ऑपरेशनल एक्टिविटी से कोई काम करना है तो वो डिसेंट्रलाइज कर दो, मिडिल लेवल और लोअर लेवल दोनों को दे दो, है ना। बैलेंस का होना जरूरी है। आगे चलते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मीनिंग क्या बताया था बच्चों, अथॉरिटी एक ही पर्सन के हाथ में, टॉप लेवल कह सकते हो, है ना। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड याद रखना बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन में वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है। केस स्टडी का ये की वर्ड है, इसमें किसी भी तरह से आप अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब हम पावर को नहीं बांट रहे हैं, इसमें आप डेलीगेट कर रहे हो। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है ना। ये कोई फ्रीडम नहीं है, किसको, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, इसमें फ्रीडम है भाई, सारे के सारे जितने भी लेवल से मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्टिकल फ्लो है, क्या है बच्चों, वर्टिकल फ्लो। और ये कौन सा है, ओपन और फ्री फ्लो। ये फ्री फ्लो है, ये वर्टिकल है, ये फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो क्यों है, क्योंकि भाई इसमें तो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डिसीजंस लेने की पावर्स बांट दी गई है। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे आता है स्केलर चेन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, बट ये अच्छा है, कंसेप्ट भी अच्छा है, ये याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है, चेन ऑफ कमांड। क्या है बच्चों, चेन ऑफ कमांड, जो क्या बताता है, दो चीजें, हिरार्की और कम्युनिकेशन, इन दो चीजों के बारे में वो क्या करेगा, बात करेगा, है ना। हाईएस्ट टू लोअर, हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल तक जाएगा। मतलब अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको बताता हूं कि कैसी कैसी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। जैसे अब बता ही देता हूं, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, अगर ई ने आई से बात करनी है तो पहले भाई इसको कहेगा, फिर इसको, देन इसके पास, फिर ये इसके पास जाएगी, ये क्या होता रहेगा, मूव करता रहेगा, देन इसके पास बात पूछेगी। ये स्केलर चेन है, जिसका क्या होता है, एक इमीडिएट मैनेजर है। क्या है बच्चों, एक इमीडिएट मैनेजर। क्या है बच्चों, एक इमीडिएट मैनेजर है जो क्या कर पाएगा, हमारी बातें आगे कह पाएगा।
जैसे इसमें मैंने आपको बताया, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, देन ये बात आगे जाएगी। अब इसमें एक वर्ड आता है बच्चों, क्या आता है? गैंग प्लैंक। क्या आता है? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक फ्योन ने ये कहा था कि अगर ई ने आई से बात करनी है तो भाई वो डायरेक्टली बात कर सकता है, डायरेक्टली बात कर सकता है। लेवल क्या होना चाहिए? सेम, सेम लेवल होना चाहिए भाई दोनों का, अलग अलग लेवल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, तभी वो ये गैंग प्लैंक अप्लाई होगा। अदरवाइज गैंग प्लैंक अप्लाई नहीं किया जाएगा कि भाई मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लूं किसके साथ? आई के साथ। दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। ठीक है बच्चों, याद रखना। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ये वर्ड याद रखना बच्चों, एवरीथिंग एंड एवरीवन, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये वर्ड याद रखना कि सब चीजें सही जगह और सही सलामत रहे, है ना। हेनरी फ्योन ने भाई 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की बात की है, एक मटेरियल, एक आपका सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई जहां पे मटेरियल्स टूल्स पड़े हैं वो वहीं पड़े रहें, वो कहीं वहीं पड़े रहें, उसको मत उसकी एक जगह लगाओ। आप घर जाते हो, है ना, आपको पता है कि भाई शर्ट यहाँ रखनी है तो यहीं रखनी है, वॉच यहाँ रखनी है तो यहीं रखनी है, कहीं और रखोगे तो वो अगली बार मिलेगी नहीं। आपकी बाइक की है या कार की है, एक आपके वो बनाया होता है भाई, अलग से एक स्टैंड बनाया होता है, वहीं पे जाके की रखनी है। अगर बाय चांस आपने कहीं और रख दी तो नेक्स्ट डे वो आपको मिल नहीं पाती है। दैट्स द ऑर्डर, दैट्स द ऑर्डर। सोशल ऑर्डर किसकी बात करता है? एम्प्लॉय की। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आगे हमारा आता है इक्विटी। इक्विटी, देखो इक्विटी और इक्वलिटी दोनों अलग होते हैं। इक्विटी का मतलब यह है कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है बच्चों? किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और नेशनलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे काम की। स्मूथ का मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएंगे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो अच्छे तरीके से काम होगा, एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ ना मैंने, इक्वालिटी और इक्विटी। देखो इक्वालिटी का मतलब होता है कि सारे को बराबरी का दर्जा देना, है ना, सारे को बराबरी का दर्जा दे दो, सारे को सैलरी सेम दे दो। क्या आप प्रैक्टिकल सोचो कि भाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की सारी सैलरी सेम होगी? नहीं होगी। इक्वालिटी का वर्ड अलग है, इक्विटी वर्ड अलग है। इक्विटी कहता है जिस हिसाब से पर्सन के पास एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से उसकी पोजीशन है, जिस हिसाब से उसकी जॉब है, जिस हिसाब से उसके पास एजुकेशन है, उसके बेसिस पे उसको सैलरी दी जाए, ना कि सारी बराबर दे दी जाए। दैट इज इक्विटी। इक्विटी आपको ये कहता है। ठीक है बच्चों, आगे आता स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मैंने क्या बताया था इसका मतलब? एम्प्लॉय, कि भाई जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो स्टेबल रहे। वो क्या रहे? स्टेबल। उनका टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, कितने सालों से काम कर रहे हैं। उनको स्टेबल का मतलब क्या है? उनको बनाए रखे, उनको सेटिस्फाई फील कराए, है ना। अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो अपनी पोजीशंस को बारी बारी चेंज ना करें, बारी बारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट ना करें। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर वो बारी बारी चेंज करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो जहां पे हैं वहां पे स्टेबल रहें, जिससे क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट बढ़ेगी, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ेगा। अगर एक ही एम्प्लॉई का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एम्प्लॉई एक है। कहने का मतलब हर एम्प्लॉय को स्टेबल रखना चाहिए और रहना भी चाहिए, जिससे उसकी क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, है ना। उसकी बिजनेस की रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी, है ना। आज गलती कर रहा है, कल गलती कर रहा है, उसके बाद अपने आप वो क्या कर लेगा? एक्सपर्ट हो जाएगा, और जिससे उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को पड़ेगा। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब पार्टिसिपेट करना हर चीज में। कि भाई अगर लोअर लेवल, टॉप या मिडिल लेवल कुछ कहना चाहता है तो वो
बिल्कुल कहे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज, ये वर्ड याद रखना है आपको, अपॉर्चुनिटी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाएं कि भाई वो डिसीजंस ले सकें, कुछ क्या ले सकें, अगर वो एम्प्लॉय के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो उनकी सुनो। ऐसा नहीं है कि भाई वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं तो वो आपको गलत डिसीजंस करवाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या रहने चाहिए, इनिशिएटिव्स, मतलब उनकी बातें भी सुनी जाएं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे भी सुना जाए, है ना, जिससे जो आपके ह्यूमन बिहेवियर का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, वो भी मोटिवेट फील करेंगे। मतलब फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होना चाहिए एक तरीके का, कि भाई अगर लोअर लेवल कुछ कहना चाह रहा है तो इनडायरेक्टली और आजादी से वो कुछ कह सके। ठीक है बच्चों, याद रखना ये पॉइंट। लास्ट आता है हमारा स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स एक वर्ड है, आई विद वी, मैं नहीं हम की बात हो रही है, आई नहीं आएगा इसके अंदर क्या आएगा, वी। जो हमने काम किया है, हमने किया है, मैंने नहीं किया, हमने, है ना, जिससे आप अपने एक टीम स्पिरिट की बात करते हैं, यहां पे एक टीम स्पिरिट वर्ड आ जाए, आई विद वी की बात आ जाए, समझ आना उसका आंसर स्पिरिट दी कॉप्स है। सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसके की वर्ड्स हैं, प्लीज बच्चों से याद रखना। टीम वर्क मतलब टीम स्पिरिट ही हो गया, आई विद वी, आई को रिप्लेस किया गया है वी के साथ। मैं काम नहीं कर रहा, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। अगर सब मिलके काम करेंगे तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो भी म्यूचुअल रहेगा, अच्छा रहेगा, आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, है ना बच्चों, याद रहेगा। लो जी, थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।